गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र सर आपका यूट्यूब चैनल RPGS रिसर्च में स्वागत करते हैं। इससे पहले एक वीडियो पढ़ चुका है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित था और वो पहला वीडियो था। उसको देखने के बाद तब इस वीडियो को देखिएगा तो सर्वाधिक आपको यह वीडियो समझ में आएगी। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है पारिस्थितिकीय तंत्र, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। यह काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है और यह इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आता है उस टॉपिक को देखा जाएगा और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी देखा जाएगा। तो देखिए, आज जिस टॉपिक में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है? पारिस्थितिकीय तंत्र। पारिस्थितिकीय तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बोलते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग किया गया था, शब्द का प्रयोग वह किए थे एजी टांसले। एजी टांसले ने किया था। कई बार यह पूछा गया है एग्जामों में कि पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो एजी टांसले ने किया था। और कब किया था? तो यह आपके 1935 ईस्वी में किए थे। यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, एजी टांसले और आपका हो जाएंगे 1935। पारिस्थितिकीय तंत्र का मतलब क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। कहता है कि जैविक और अजैविक के मध्य जो संबंध बताता है। आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत ना पड़ेगी, बस दो शब्दों को पकड़ेंगे, आसानी से पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में समझ जाएंगे। जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक के मध्य, जैविक और अजैविक के मध्य कहता है कि जो पारस्परिक संबंध बताता है उसी को हम बोलते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र। अब थोड़ा सा जैविक और अजैविक की बात कर लेते हैं, उसके बाद आसानी से आपको पारिस्थितिकीय तंत्र समझ में आ जाएगा। जैविक में कुछ उदाहरण देख लेते हैं और अजैविक के उदाहरण कुछ देख लेते हैं। जैविक और अजैविक, इन दोनों से समझ में आ जाएगा कि क्या संबंध बताता है। तो जैविक में किसे शामिल किया जाता है? पेड़ पौधे को शामिल किया जाता है। इसमें पेड़ पौधे आ जाएंगे, पेड़ पौधे, फिर जीव जंतु आ जाएगा, जीव जंतु आ जाएगा, आपके शैवाल आ जाएंगे, शैवाल, आपके शैवाल आ जाएंगे, शैवाल, कवक आ जाते हैं, कवक, शैवाल, कवक, लाइकेन आ जाएगा, लाइकेन, लाइकेन आ जाएगा। लाइकेन के बाद कहता है कि बैक्टीरिया भी आता है, बैक्टीरिया। तो यह पेड़ पौधे, जीव जंतु, शैवाल, कवक, लाइकेन, बैक्टीरिया, यह सब कुछ जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। या मान लीजिए जिसका अध्ययन हम जीव विज्ञान के तहत करते हैं उसको हम जैविक घटक कहते हैं। एक तो यह भी हो सकता है। अजैविक किसे कहते हैं? तो जैसे इसमें जीव विज्ञान के तहत अध्ययन किया जाता है, इसमें आपका भूगोल के तहत अध्ययन किया जाता है। भूगोल के तहत, तो भूगोल के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? जैसे आप लोग देखे होंगे पर्वत किसके तहत किया जाता है? भूगोल। पठार है, फिर उसके बाद मृदा है, समुद्र का नाम सुने होंगे, समुद्र का, समुद्र भी हो सकता है। समुद्र में महासागर आते हैं, महासागर देख लीजिएगा, महासागर आता है। उसके बाद आपका झील आ जाएगा, झील आएगा, नदी आ जाएगी, नदी आ जाएगा। यह सब कुछ जिसका अध्ययन हम भूगोल के तहत करते हैं उसी को क्या कहते हैं? हम अजैविक घटक कहते हैं। तो अभी आपको बोले हैं कि जैविक और अजैविक के मध्य जो पारस्परिक संबंध बताता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? आपका पारिस्थितिकीय तंत्र। अर्थात आपके पेड़ पौधे
और पर्वत, पठार, समुद्र, महासागर, जीव जंतु में कौन आ सकता है? मनुष्य भी तो जीव ही एक है। सबसे बुद्धिमान जीव अगर हम कहते हैं तो कौन है? आपके मनुष्य है। तो मनुष्य और जहां रहता है मनुष्य और नदी है, वह चारों तरफ वह मनुष्य के इर्द गिर्द नदी भी पाई जाती है। मनुष्य के इर्द गिर्द आपका झील भी हो सकता है, मनुष्य के इर्द गिर्द आपका पठार भी हो सकता है। तो जीव है वह भी एक जीवी है। उनके बीच जो संबंध बताता है, इन दोनों के बीच जो संबंध बताता है, उसी को हम बोलते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र। और पारिस्थितिकीय तंत्र के भी दो घटक होते हैं, इसके भी दो घटक होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है जैविक घटक, जो अभी देख रहे हैं, अभी देखें, इसमें भी परिभाषा में भी दिया है जैविक घटक, और दूसरा क्या होता है? अजैविक घटक। तो जैविक घटक में लिख लीजिएगा पेड़ पौधे, जीव जंतु, शैवाल, कवक, लाइकेन। और अजैविक में या पर्वत, पठार, मृदा सब लिख लीजिएगा, जो जिसका अध्ययन भूगोल के तहत किया जाता है। यह तो हो गया। हाँ, एक चीज और देख लीजिएगा, यह भी कई बार पूछा जा चुका है कि लाइकेन वायु प्रदूषण का क्या होता है? यह सूचक भी होता है। तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप लोग कि वायु प्रदूषण का सूचक आपका लाइकेन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र से परिभाषाओं से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और आपके इसके जनक से और इसका प्रयोग कब किया गया था उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सबको आप लोग कॉपी में जरूर मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब देखते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पारिस्थितिकीय तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पारिस्थितिकीय तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यही से क्वेश्चन बनता है, तथ्य। और यही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट भी रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। क्वेश्चन कैसे बनता है? तो देखिए, क्वेश्चन कहेगा पृथ्वी पर सर्वाधिक बड़ा व अस्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र। अब बता सकते हैं किसका हो सकता है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा, सर्वाधिक बड़ा व अस्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र। एक तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अब आप लोग जानते होंगे कि यह एक पृथ्वी है और पृथ्वी पर सर्वाधिक अगर कोई क्षेत्र घेरा है तो वह आपके लगभग कहते हैं कि 71% आपका जल घेरा हुआ है, जल, और 29% लगभग आपका स्थल है और 29% जो स्थल है। अब देखिए, स्थल 29% है और 71% क्या है? जल। तो सर्वाधिक क्या घेरेगा? जल घेरेगा। लेकिन आप लोग जानते रहिएगा कि उसी जल में से आपका 93% क्या होता है? आपका समुद्र या महासागरों की संख्या है, समुद्र या महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर आपका क्या है? प्रशांत महासागर है, जो अकेले 46% घेरा हुआ है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक बड़ा कह रहा है और अस्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र किसका हो सकता है? तो बता सकते हैं आप लोग भी, देख लीजिए कौन घेरा है? 46% आपका बस ओनली प्रशांत महासागर ही घेरा है पूरे 100% का। तो क्या हो सकता है? महासागर हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? महासागर या समुद्र कह सकते हैं, समुद्र लिख लीजिए। एक तो यह पूछता है, दूसरा इसको भी बना लीजिएगा, बना लेंगे तो आसानी से समझ में भी आएगा आप लोग को। अब देखते हैं आगे। कहता है कि पृथ्वी पर, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि फिर बनाना पड़ेगा। फिर दूसरा कहता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जीव भार वाला पारिस्थितिकीय
पारिस्थितिकी तंत्र किसका हो सकता है? और एक और क्वेश्चन देख लीजिए, और 1, 2 और 3 एक ही ग्राफ से समझ लेते हैं, फिगर बना के समझ लिया जाएगा। पूछेगा पृथ्वी पर सर्वाधिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिकीय तंत्र, इसको भी देखते हैं और समझते हैं। 2-3 और इसका भी आंसर नहीं लिखे हैं तो देख लीजिएगा, अभी आप लोग भी ऐसे ही लिखते चलिएगा, अभी बता रहे हैं। फिर चौथा लिखिएगा, पृथ्वी पर न्यूनतम मतलब क्या होता है? कम होता है। न्यूनतम या कम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कम जीव भार वाला पारिस्थितिकीय तंत्र। यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लिख कर बताना मजबूरी भी है और आप लोग को भी यह लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन क्वेश्चन जो आता है यहीं से आता है। तो एक और देखते हैं, इसके बाद इसका आंसर बताते हैं क्या क्या होगा। पृथ्वी पर न्यूनतम उत्पादकता वाला पारिस्थितिकीय तंत्र। अब आइए इसका आंसर देख लेते हैं क्या कहता है। एक फिगर बनाते हैं। यह हमारी पृथ्वी क्या है? अंडाकार है, गोल है, सब जानते हैं। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं या जीरो अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा, जीरो अक्षांश, विषुवत रेखा, इन तीनों नामों से जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। आप लोग जानते होंगे कि विषुवत रेखा पे सूर्य का जो किरण होता है वह सीधे गिरता है, सीधे एकदम लंबवत गिरता है। और जहाँ पे लंबवत गिरेगा सूर्य का किरण, वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? गर्मी तो होगी ही होगी। जब गर्मी होगी तो इन क्षेत्रों में सर्वाधिक बारिश भी होगी। आगे बताया जाएगा क्यों बारिश होती है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है क्यों बारिश होती है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि भारत का विस्तार सबसे दक्षिणी जो है आपका 8:04 से स्टार्ट होता है, और भारत का सबसे दक्षिणी जो छोर है वह तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु है, आपका केरल है, इन क्षेत्रों में आपकी सर्वाधिक बारिश होती है। और जीरो अक्षांश के थोड़ा सा नज़दीक है, विषुवत रेखा के नज़दीक है, तो गर्मी भी सर्वाधिक होती है। बताने का मतलब यह है कि जो विषुवत रेखा के नज़दीक है, मान लीजिए ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ, उत्तरी और दक्षिणी, तो 10 अक्षांश नीचे और 10 अक्षांश जो ऊपर होता है काफ़ी अच्छी बारिश होती है और अच्छी गर्मी भी पड़ता है। यह दोनों कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त होता है। और जहाँ पे अच्छी बारिश होगी या अच्छा एकदम धूप निकलेगा, वहाँ पे पेड़ क्या पाए जाएंगे? एकदम हरे भरे पाए जाते हैं, कचनार पाए जाएंगे। लगेगा ही नहीं कि वहाँ पे पेड़ अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। जब पत्तियाँ नहीं गिराएंगे, जब पेड़ एकदम हरे भरे रहेंगे, तो जहाँ पेड़ हरे भरे रहे वहाँ पे जीव जंतु भी अनेक पाए जाएंगे। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, और बरसात के सीजन में आप लोग देखते होंगे शायद कि जब चारों तरफ वनस्पति आ जाते हैं, हर एक सड़क के किनारे हर जगह पे वनस्पति उग जाते हैं, अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीटाणु और अनेक प्रकार के जीव आ जाते हैं। तो जहाँ पे अनेक प्रकार के बच्चा जीव होए और अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ की उत्पादकता क्या होगी? अधिक होगी। तो हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी पर सर्वाधिक जीव भार, तो जीव भार मतलब अधिक होना, जीव भार मतलब अधिक होना। कहाँ का अधिक होगा? तो विषुवत रेखीय। और जहाँ पे अच्छी बारिश होती है, खूब धूप निकलता है, उन क्षेत्रों में आपका जो वन पाया जाता है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है।
क्योंकि हम लोग जानते होंगे कि वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहता है कि जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और अधिक धूप निकलता है वहां पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, या वैसे वन जो अपनी पत्तियां गिराते ही नहीं है और साल भर क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, वैसे उसको भी सदाबहार वन कहते हैं। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक जीव भार वाला पारिस्थितिकीय जो तंत्र हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, विषुवत रेखीय वन, या आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो लिख लीजिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फिर दूसरा देखते हैं, पृथ्वी पर सर्वाधिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिकीय तंत्र, तो हूबहू वही आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि उत्पादकता, जीव भार बोल रहा है और सर्वाधिक उत्पादकता, तो सर्वाधिक उत्पादकता भी बोले तो कहाँ का हो जाएगा, विषुवत रेखीय वन और भूमध्य रेखीय वन या उष्णकटिबंधीय रेखीय वन। तो आपका इसका भी आंसर सेम ही हो जाएगा, विषुवत रेखीय वन या भूमध्य रेखीय वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं पृथ्वी पर न्यूनतम जीव भार वाला पारिस्थितिकीय तंत्र। अब जानते होंगे कि जैसे जैसे हम उत्तर की विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जाते हैं या दक्षिण की तरफ जाते हैं तो सूर्य का किरण क्या होता है, तिरछा पड़ना स्टार्ट कर देता है। आप लोग को पता भी होगा कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर आपका इंदिरा काल कहलाता है, और इंदिरा काल जो है सबसे दक्षिणी छोर वह 37.6 है, और आपके उत्तर में अक्षांशों की संख्या 90 हो सकता है, 90 तक जाता है। और आप लोग को पता होगा कि जब आप लोग 37 अंश जाते होंगे तो लद्दाख पड़ता है, लद्दाख या सियाचिन का नाम सुने होंगे, जहाँ पे हमारे सैनिक भाई बंधु एकदम आपका पाकिस्तान की सीमा पे पहरा देते रहते हैं। वहाँ पे इतना होता है ठंड की कहने लायक नहीं। 37 पे देखिए ठंड पड़ता है सूर्य का किरण न पहुँचने के कारण। तो जहाँ पे अब देखिए 37 पे यह हाल है, तो 37 के बाद 38 भी आता है, 38 के बाद 39 भी आता है, और करते करते तब 90 आएगा। और 90 जब आएगा तो जो यह छोर होगा आप सोचिए कि कितना ठंडा होगा। अब ठंडा जो होगा, और इस छोर को हम ध्रुव बोलते हैं, 90, और इसको उत्तरी ध्रुव बोलेंगे और इसको दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। इस छोर पे ध्रुव पे कितना ठंडा होगा आप लोग अनुमान कर सकते हैं। और इन क्षेत्रों में जहाँ पे बर्फ पाए जाएंगे, आप लोग जानते होंगे कि जहाँ पे बर्फ पाया जाएगा वहाँ पे पेड़ पर ही नहीं जाएगा, पेड़ रहेंगे नहीं, और जहाँ पे पेड़ नहीं रहेंगे वहाँ पे आपके जीव जंतु निवास कर ही नहीं सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको लिए भी आवास चाहिए, उनको भी खाने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और जो आपके ध्रुवों पर नहीं मिलेगा। तो वही तो पूछ रहा है, पृथ्वी पर न्यूनतम जीव भार वाला पारिस्थितिकीय तंत्र किसका हो जाएगा, ध्रुवों का हो जाएगा, ध्रुवों का। और एक इसी का हो जाएगा, देख सकते हैं कि पृथ्वी पर न्यूनतम उत्पादकता वाला पारिस्थितिकीय तंत्र, तो न्यूनतम बोल रहा है, तो न्यूनतम सबसे कहां हो सकता है, जहां पे पेड़ भी नहीं पाए जाएंगे और आपके जीव भी नहीं पाया जाएगा, तब भी उसका क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर हो जाएगा, ध्रुवों पर कर लीजिएगा, पर, ध्रुवों पर। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए ये लिखते आप लोग चलिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आप लोग के एग्जामों में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है सब। यह बुकों में थोड़ा सा नहीं मिलता है, बहुत सारी बुक को पढ़ के ऐसा नोट्स बनाया जाता है, तो अच्छे से आप लोग इसको लिखते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहीं से पूछता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है कि स्थल खंड पर, स्थल मतलब क्या होता है, भूमि, स्थल खंड पर पाए जाने वाला पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण होता है ये पारिस्थितिकीय। थोड़ा सा यहाँ पे ताकि थोड़ा सा लिख लीजिए, स्थल खंड पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र किसका हो सकता है, तो स्थल खंड। अब स्थल खंड पे सर्वाधिक जो पारिस्थितिकीय तंत्र है, आप लोग मैप में देख लीजिएगा,
29% स्थल पाया जाता है और 29% स्थल में आपका यह जल है और यह क्या है, स्थल है। 29% स्थल में कहता है कि सर्वाधिक जो पाया जाता है वह क्या पाया जाता है, वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन या वनीय का पारिस्थितिकीय तंत्र। स्थल खंड पर सर्वाधिक यह क्या होता है, पाया जाता है। फिर दूसरा देखते हैं क्या पूछता है। दूसरा लिखिएगा, मानव द्वारा मानव या कृत्रिम मानव या कृत्रिम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र, सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र किसका हो सकता है, पारिस्थितिकीय तंत्र। तो मानो कौन सबसे अधिक स्थल खंड पे 29% की बात कर रहा है और 29% में मानो सबसे बड़ा क्या बना सकता है। 1 मिनट सोचिए और बताइए क्या हो सकता है। तो मानो सबसे अधिक किसका निर्माण कर सकता है, खेत का निर्माण कर सकता है। खेत 1 मंडा भी बना सकता है, 2 मंडा, 2 बीघा, 500 बीघा, 1000 बीघा भी बना सकता है मानव। तो मानव सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करता है वह खेत का करता है। तीसरा, सबसे छोटा कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र, सबसे छोटा कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र। अब बताइए इसका क्या हो सकता है, सबसे छोटा कृत्रिम। मानव, कृत्रिम मतलब क्या होता है, मानव सबसे छोटा क्या बनाता है। तो मानव सबसे छोटा, आप लोग देखे होंगे जब भी रेस्टोरेंट या किसी होटल में जाएंगे तो एक चीज आपको नजर आएगा, मछली का घर। और यह देखते होंगे कि जहाँ पे तिजोरी रखते हैं लोग, खजाना जहाँ पे पैसा वैसा रखा जाता है रेस्टोरेंट वगैरह में, वहीं पे आपका एक मछली का घर रहता है। मछली का घर कर लीजिएगा, मछली का घर। और मछली का इस घर को हम बोलते हैं एक्वेरियम बोलते हैं, एक्वेरियम। तो मानव द्वारा सबसे छोटा आपका जो पारिस्थितिकीय होता है, तंत्र होता है, किसका होता है, एक्वेरियम का होता है, अर्थात मछली का घर होता है। कितना बना सकते हैं, शीशा का होता है। 1 मंडा में तो बनाएंगे नहीं ना, छोटा ही बनाएंगे। तो इसीलिए सबसे छोटा जो पारिस्थितिकीय तंत्र होता है मानव द्वारा, वह किसका होता है, मछली का घर या एक्वेरियम का होता है। अब देखिए फिर को आपका चौथा देख लीजिए क्या कहता है। कहता है कि पृथ्वी या ऐसे कर लीजिएगा, पारिस्थितिकीय तंत्र का आतंकवादी किसे कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। किसे कहते हैं, तो यूकेलिप्टस को कहा जाता है। यूकेलिप्टस को कहा जाता है और इसको इधर के भाषा में सफेदा कहते हैं। सफेदा जिग देखे होंगे, बड़ा बड़ा होता है सफेदा। और इसको आतंकवादी क्यों कहते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि यूकेलिप्टस जो होता है यह एक दिन में पर डे की बात कर रहा है, एक दिन में लगभग यह 40 लीटर क्या करता है कि पानी को सोखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आपका आतंकवादी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, तो आतंकवादी को क्या बोलते हैं, दुश्मन बोलते हैं ना। तो पारिस्थितिकीय तंत्र का कोई मित्र भी तो होगा। पारिस्थितिकीय तंत्र का मित्र किसे कहते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछता है। पारिस्थितिकीय तंत्र का मित्र किसे कहते हैं, मित्र किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो बताइए इसमें भी आप देखिए, मित्र की मतलब क्या होता है, जो आपके लाभ हो, हमको लाभ जिससे मिलता हो उसी को तो मित्र कहेंगे। तो जैसे देख सकते हो पीपल क्या करता है, हमें 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, तो हमारे लिए वह क्या है, मित्र है। बरगद भी देखे होंगे, यह भी ऑक्सीजन देता है। आपका तुलसी होता है, तुलसी जी का तो देखिए पूजा भी किया जाता है। उनका फल फूल हर एक चीज क्या होता है, औषधि में कार्य आता है। और नीम भी क्या होता है, इसको भी हम कहते हैं कि यह पारिस्थितिकीय तंत्र का क्या होता है कि मित्र होता है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे
कहता है कि पारिस्थितिकीय जो तंत्र है वह दो भागों में बांटा गया है। पारिस्थितिकीय तंत्र को भी दो भागों में बांटे हैं। एक बांटा गया है प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र और दूसरा बांटा गया आपका कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र। पारिस्थितिकीय जो यह तंत्र आज हम लोग चैप्टर जो उठाए हैं इसका दो भाग है। एक है आपका क्या, यह दो भागों में बांटा गया। एक आपका हो जाएगा प्राकृतिक मतलब इसमें मानव का योगदान नहीं रहता है। पारिस्थितिकीय तंत्र में मानव का योगदान नहीं रहता है। और एक होता है आपका कृत्रिम, तो दूसरा हो जाएगा आपका कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र। और प्राकृतिक जो पारिस्थितिकीय वैसे तंत्र जो आपका सिर्फ प्रकृति के द्वारा बनाया गया, उसमें मानव का कोई भी रोल अदा नहीं है, उसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ प्राकृतिक बनाया, भगवान बनाया, उसको प्राकृतिक कहेंगे। कृत्रिम मतलब मानव बनाया गया है। अब देख लेते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे नदी का जो पारिस्थितिकीय तंत्र है वह कौन है? नदी इंसान नहीं बना सकता है, वह कौन बनाता है? वह प्राकृतिक द्वारा बनाया जाता है। नदी का हो जाएगा मरुस्थल हो जाएगा, मरुस्थल का पारिस्थितिकीय तंत्र हो जाएगा। फिर आपका किसका हो जाएगा? मरुस्थल का पठार का हो जाएगा, पठार का पारिस्थितिकीय तंत्र हो जाएगा। फिर आपका पर्वत का हो जाएगा, पर्वत जानते होंगे, पर्वत का पारिस्थितिकीय तंत्र हो जाएगा आपका। फिर अगर चाहते हैं तो मृदा का भी लिख सकते हैं, मृदा का पारिस्थितिकीय तंत्र हो जाएगा। या आप लोग ऐसे ही जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है वह किसका हो जाएगा? पारिस्थितिकीय तंत्र प्राकृतिक का हो जाएगा। और कृत्रिम में जो मानव बनाया है, अब बताओ मानव क्या बना सकता है? तालाब किसका हो सकता है? तालाब का पारिस्थितिकीय तंत्र, तालाब का पारिस्थितिकीय तंत्र हो जाएगा, पारिस्थितिकीय तंत्र हो जाएगा। इसको सब लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है पारिस्थितिकीय तंत्र। फिर आपका हो जाएगा, देखे होंगे नहर। अच्छा यह देख लो, नदी एक होती है, एक नदी लिखवाए होंगे। नदी होता है तो यह प्राकृतिक द्वारा बनाया जाता है, जबकि नहर लोग इंसान बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं। नहर किस में आ जाएगा? प्राकृतिक में, अकृत्रिम में आ जाएगा आपका नहर। कुआं कौन बनाता है? यह भगवान नहीं बनाते। कुआं कौन बनाता है? इंसान बनाता है। कुआं हो गया। और आपका एक देखे होंगे बगीचा कहलाता है, बगीचा होता है। बगीचा बनाता है इंसान, मनुष्य बनाता है, जबकि वन बनाने का कार्य कौन करता है? वन का पारिस्थितिकीय तंत्र किसका हो जाएगा? आपका प्राकृतिक का हो जाएगा, क्योंकि वन इंसान नहीं हो सकता, वन नहीं लगा सकता। हाँ, एक छोटा सा बगीचा कर सकता है, तो बगीचा हो जाएगा। और फिर देख सकते हैं बहुत सारे इसमें उदाहरण है। आप लोग कृत्रिम पारिस्थितिकीय जो मानव द्वारा बनाया गया है उसमें आपका हो जाएगा, वह कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र में हो जाएगा। हाँ, एक अपवाद भी लिख लीजिएगा। इसका अपवाद, यह बार बार पूछता है। अपवाद जो झील होता है वह अपवाद है। कुछ ऐसे झील होते हैं जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है, और कुछ ऐसे झील होते हैं जिसका निर्माण किसने किया है? तो कृत्रिम के द्वारा किया गया है। तो यह आज के लिए पारिस्थितिकीय तंत्र इतना ही था। यह सब इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आज इस वीडियो में देखे हैं। तो आज के लिए थैंक यू।